हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी के सेक्शन में पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत और देख रहे थे क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 और हम लोग चैप्टर 6 में थे पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल। इसके भी हम लोग 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चौथे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, राज्य दल क्या होते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। तो देखते हैं तो क्यों पढ़नी चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 10th में भी हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि आप क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपके लिए क्यों हेल्पफुल है। तो आप देखेंगे इसे कि अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस देख रहे हैं तो आप इन्हें देखेंगे कि पीसीएस एग्ज़ाम जो प्री कम मेंस के हिसाब से वनडे एग्ज़ाम की जो श्रृंखलाएँ हैं आप उन्हें देख सकते हैं। तो यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस का जो मेंस का पेपर 2 है आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल है तो आप इसे देखेंगे। अगर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में है तो आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस है अगर आपके पास तो आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो आप देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आप नेट पीजीटी दे रहे हैं तब भी आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि अगर आप क्लास 6 से 12 तक पढ़ते हैं तो आप इसे देख सकते हैं इस रूप में कि एनसीईआरटी तो कहीं ना कहीं आपका जो जीएस का जो मेंस का पेपर है प्री काफ़ी हद तक आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। साथ ही आपके जीएस के जो मेंस के पेपर है पॉलिटिकल जो जीएस 2 है, इसके साथ ही सोशल इशू, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस जीएस के 4th पेपर में भी आपको ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। बहुत सारे इसके जो लास्ट इंडेक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, कहानी होती है, वो कहीं ना कहीं आपको एक केस स्टडीज के रूप में एथिक्स के पेपर में हेल्पफुल करेगी। तो हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दल। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि राजनीतिक दल तो हम लोग जो है यूनिट 3 और देखेंगे राजनीतिक दल क्या होते हैं। तो देखेंगे भारत की उद्देशिका के संदर्भ में आप देखेंगे भारत की उद्देशिका, ये भारत के उद्देश्य का क्या है, भारत के संविधान की उद्देश्य का है, प्रियम्बल है, ये भारत के संविधान का क्रक्स है। आपको किसी भी पार्ट को समझना हो तो अगर आप संविधान विशेषज्ञ हैं, आप जज हैं तो आप इससे आंसर निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं, आपने कहा कि पॉलिटिकल साइंस है आपके पास, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सेकेंड पेपर खासकर आपको जो एप्लीकेशन पार्ट है। साथ ही अगर आप पॉलिटिकल साइंस से नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं, इस बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दल इसके चौथे पार्ट पे। हाँ, एक चीज़ आपसे और बतानी है, कल जो हमने वीडियो डाला था उसमें हमने पार्ट 2 लिख दिया था तो वो पार्ट 3 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में राजनीतिक दल क्या होते हैं। तो राजनीतिक दलों की जन भागीदारी, हमने आपको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बता चुके हैं, मिलिशिया बता चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करते हैं, वेलफेयर के रूप में कैसे जनता के बीच जाती है, कैसे फंडिंग करती है, कैसे फार्मेशन होता है। हम लगभग इस पे कोर पॉलिटिक्स पे या पॉलिटिकल साइंस के पीएसआई के कुछ टॉपिक्स पे हम चर्चा कर चुके हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इस संदर्भ में हम अगर बात करें आज कि राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, आप कल्पना कीजिए कि राजनीतिक दलों में जन भागीदारी अगर ना हो तो क्या राजनीतिक दल हो सकते हैं। वास्तविकता है ऐसी कि राजनीतिक दलों में बिना जन भागीदारी के वो राजनीतिक दल कहे जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल बने हुए हैं। तो राजनीतिक दलों में आप देखेंगे कि इन्हीं राजनीतिक दलों के साथ आपको क्या है कि जन भागीदारी की आवश्यकता है। आप जब राजनीतिक दल का फॉर्मेशन करेंगे तब भी आपको एक जन भागीदारी के रूप में चाहिए, कुछ लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप भारत के किसी हिस्से के किसी राज्य में अगर पार्टी की स्थापना करते हैं तब भी वहाँ के लोगों का भी आपको सपोर्ट चाहिए। राजनीतिक दल बनाने से पहले आप क्या कर रहे हैं, जनता कैसे, क्योंकि चुनाव आयोग आपकी राजनीतिक दल को मान्यता देगा। तो आप देखेंगे कि दल मान्यता देगा क्योंकि आप राजनीतिक दल बनाया है तो एक चुनाव चिन्ह मिलेगा, तो चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देगा। तो आप देखेंगे भारत के संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है।
तो हम बात करें जन भागीदारी के रूप में, अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि राजनीतिक दल भी संकट से गुजरते हैं? देश संकट से गुजर सकता है, सरकार संकट से गुजर सकती है, लेकिन कभी राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं? गुजर सकते हैं जब क्या है वो आपके लिए काम नहीं कर रहे होंगे, जब वो क्या है जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे होंगे, गठबंधन की राजनीति में क्या है राजनीतिक दलों को खुश कर रहे होंगे। आने वाले समय में क्या करेंगे वो दल? सरकार, जनता उन्हें वोट नहीं देगी तो क्या करेंगे? 10 साल 15 साल उनकी, आप देखेंगे किसी राज्य में, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां कोई दल एक लगातार 15 साल 20 साल से सरकार बनाए पड़ा है और आप देखेंगे क्या है जनता दूसरी पार्टी को मौका नहीं दे रही है, तो राजनीतिक दल संकट के दौर से गुजर रहे होते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि संकट के दौर में किस तरीके से गुजरते हैं ये, तो इन्हें देखेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि राजनीतिक दलों में कैसे काम होता है, तो राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, संकट से गुजर रहे हैं लेकिन फिर भी काम करते हैं। तो राजनीतिक दलों के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इन संकट में कैसे काम करते हैं, वो आपके बीच कैसे भागीदारी करते हैं, कैसे आपके लिए जनता के बीच, सरकार के बीच फिर भी आवाज़ उठाते हैं। तो आप देखेंगे क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती है, मतलब वोट नहीं करेगी, तो वो संकट के दौर से गुजर सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। हम बात करेंगे अब दक्षिण एशिया, तो वर्ल्ड कॉम्परेटिव्स का हिस्सा है, आप इसे देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती है। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं या बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में, आप देखिए 2 वर्ड हैं, एकदम भरोसा नहीं, बहुत भरोसा नहीं। तो एकदम का मतलब एकदम निगोशिएबल है, कतई करेंगे नहीं, हम आप पे विश्वासी नहीं। बहुत भरोसा नहीं, हाँ कुछ है लेकिन बहुत भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखेंगे दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती है। तो दक्षिण एशिया, भारत कौन से हिस्से में आता है एशिया के? तो दक्षिण एशिया के राजनीतिक दलों को देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया के राज्य जो देश हैं उनमें राजनीतिक दलों का निर्माण कैसे हुआ, वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम किस आधार पर कैसे कैसे बना है, वहाँ की सांस्कृतिक या भौगोलिक स्थिति क्या है। क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि किसी भी देश का राजनीतिक दल तुरंत उसका राजनीतिक या वहाँ की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है बहुत समय से बनती है। आप वहाँ की डेमोग्राफिक, वहाँ के कल्चर, वहाँ की जाति, धर्म, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं जो वहाँ के क्या है एक लोकतंत्र के निर्माण में काम करती है, जो कई सालों से, लगभग लिखा था कल कि 100 सालों, तो ये भारत के संदर्भ में कर सकते थे, ऐसे ही विश्व के अन्य देशों के भी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक देश में राजनीतिक दलों का या पॉलिटिकल सिस्टम का निर्माण होता है, चाहे वो एक दलीय व्यवस्था हो, बहुदलीय व्यवस्था हो, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे वो संघात्मक व्यवस्था हो, चाहे वो संसदीय व्यवस्था हो। ये तुरंत की नहीं, सदियों से कह सकते हैं भारत में अपने वैश्विक शासनकाल से क्या था, संसदीय व्यवस्था के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था क्रिएट हो चुका था। तो भारत ने कहीं ना कहीं ब्रिटेन की व्यवस्था को अपनाया, संसदीय व्यवस्था को अपना लिया था। लेकिन बहुत सारे फंक्शंस आप देखेंगे कनाडा से फेडरल गवर्नमेंट के उन्होंने कॉपी किए हैं, जो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भारत को क्या है अर्धसंघात्मक की संज्ञा दी जाती है। संघात्मक है, भारत में जो शक्तियों का झुकाव है वो केंद्र की तरफ है, लेकिन केंद्र और राज्यों के अलग अलग कार्यों की सूची दी गई है। आप देखेंगे दोनों की अलग अलग पावर्स हैं, दोनों क्या है भारत के संविधान के तहत कार्य करते हैं, लेकिन एक नागरिकता के आधार पर डिवीजन है जो कनाडा का है अमेरिका से भिन्नता करता है। बहुत सारी जगह हैं जो इन चीज़ों से क्या है डिफरेंट भी है, लेकिन कुछ समानताएं भी हैं। तो इन्हें देखेंगे कि दक्षिण एशिया में ऐसे राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं हम, तो राजनीतिक दलों पर हम देखेंगे कि हम राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते हैं। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं या बहुत भरोसा नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे राजनीतिक दलों पर क्या होता है, राजनीतिक दलों पर एकदम बहुत भरोसा नहीं करते हैं। तो भारत में आप देखेंगे लोगों में क्या है राजनीतिक या पॉलिटिकल के पीछे एक क्या है एक निष्क्रियता पाई जाती है। लोग क्या करते हैं, लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट नहीं होता है, राजनीतिक दलों में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उनके इमेज में एक ही इमेज आ चुकी होती है, राजनीतिक दल, राजनेता मतलब करप्शन, मतलब जब एक बार वोट मांगने आएंगे फिर 5 साल तक आपके पास कभी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एकदम भरोसा नहीं करते हैं। कुछ जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगते हैं, हाँ कभी कभार आ जाएंगे, तो क्या करेंगे बहुत भरोसा नहीं है, एकदम
थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसी सिस्टम में क्या है, जो लोग निष्क्रिय हैं लेकिन थोड़ा बहुत भरोसा भी करते हैं, तो आप देखेंगे बहुत भरोसा नहीं तो के पक्ष में बोले उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों में काफ़ी ज़्यादा था। आप देखेंगे यही बात ज़्यादातर लोकतंत्र पे लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। तो देखेंगे कि ज़्यादातर दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है। तो दुनिया में कोई भी देश हो जहां राजनीतिक दल हैं, कोई भी ऐसा देश है जहां लोकतंत्र है, तो वहां राजनीतिक दल ही होंगे। तो राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक दलों को एक इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें लोग भरोसा कम करते ही हैं। ये पूरी दुनिया के लोगों का एक ट्रेंड है। तो आप देखेंगे ऐसा नहीं ये भारत के संदर्भ में है या दक्षिण एशिया के संदर्भ में है या दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में है या पूरे एशिया के संदर्भ में है, नहीं, पूरे विश्व जो महाद्वीप हैं विश्व में, सभी महाद्वीपों में जहाँ जनसंख्या पाई जाती है, उन द्वीपों पे जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ लोग सरकार द्वारा शासित हैं, संविधान है, वहाँ राजनीतिक दल हैं। उन्हीं दलों में आप देखेंगे क्या है, एक ऐसी संस्था है जिस पे लोग कम भरोसा करते हैं अन्य संस्थाओं की अपेक्षा। तो राजनीतिक दलों पर आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जिस पे दुनिया के लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं पॉइंट के रूप में। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राजनीतिक दलों के कामकाज में। आप देखेंगे लोगों की जो भागीदारी का स्तर है काफ़ी ऊंचा है। जब आप देखेंगे आप किसी राजनीतिक दल में ले जाते हैं तो क्या होता है, एक कैडर होता है राजनीतिक दल का, वो लोगों की भर्ती करते हैं। आपके फ़ोन में शायद एक मिस कॉल आती होगी, फ़ोन आता होगा कि आपको अगर हमारी पार्टी की सदस्यता लेनी है तो इस नंबर पे आप एक मिस कॉल दीजिए। तो आप देखेंगे कैसे आईटी सेल राजनीतिक दलों के काम करते हैं। तो राजनीतिक दलों की कामकाज में लोगों का जो भागीदारी का स्तर है वो इसी स्तर से ऊंचा उठता है। आप देखेंगे तो कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। आप इसे देखेंगे कि किस तरीके से लोग मिलिशिया या किस तरीके से जो पार्टी के रूप में काम करते हैं, पार्टी के भर्ती के रूप में काम करते हैं, पार्टी की टिकट बंटवारे के रूप में काम करते हैं। तो राजनीतिक दलों के जो अलग अलग विंग्स हैं उनमें ये काफ़ी स्तर लोगों की भागीदारी होती है। उसी भागीदारी के आधार पर देखते हैं लोग कि हमारी जो जन भागीदारी हुई है, उस भागीदारी में जो जन नेता हैं या जन सदस्य हैं वो पार्टी के लिए कितना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जाके कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की किस तरीके से समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं। तो राजनीतिक दल की एक पार्टी का एक विंग इस चीज़ पे भी एक लेखा जोखा करता है कि कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है। ये शायद पर्दे के पीछे उनका कामकाज चलता रहता है। अगर पार्टी पूरी तरीके से ईमानदारी से अगर टिकट बंटवारे में इन इंस्टीट्यूशंस की जो है उपयोगिता करती है, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारी पार्टियों को टिकट कुछ जो है लोगों की सिफारिश, कुछ पैसे तो फंडिंग से, कुछ प्रभावशाली की वजह से, तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से भी टिकटों का बंटवारा होता है। लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों में क्या है, लोगों की जो भागीदारी है आप उसे देखेंगे वो भागीदारी काफ़ी ऊंची होती है। हम इन्हें आगे देखेंगे कि खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात आप देखेंगे तो खुद को किसी राजनीतिक दल का जो सदस्य आप बताते हैं, ठीक है, आपकी एक दल होता है, राजनीतिक दल है, तो किसी राजनीतिक दल को आप सदस्यता ज्वाइन करने का मतलब है किसी भी राजनीतिक दल की जो स्थापना होती है वो आइडियोलॉजी बेस होती है। हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं क्लास 8-9 में ही। तो आप देखेंगे कि राजनीतिक दलों में क्या है, एक विचारधारा के आधार पर वो अपने राजनीतिक दलों का जो फॉर्मेशन करते हैं या निर्माण करते हैं, इसी आधार पर आप देखेंगे जो राजनीतिक दल की सदस्यता लेने वाले भी लोग भी अपनी विचारधारा के आधार पर उन दलों की सदस्यता लेते हैं। और आप देखेंगे कि भारत का जो अनुपात है, आप देखेंगे जो सदस्यता बताने वालों में भारतीयों का अनुपात कनाडा, स्पेन, दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दूसरा, इन देशों का जो नाम बताया गया है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जन भागीदारी वाला देश है। क्योंकि चाइना सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, लेकिन वहाँ लोकतंत्र नहीं, एक दलीय व्यवस्था है, पोलित ब्यूरो चलता है। ठीक है, तो पोलित ब्यूरो की एक हायरार्की सिस्टम होता है, उस तरीके से वो काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि आप अगर जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं
कुछ लोगों की हिस्सेदारी भी अगर राजनीति में है तो वो हिस्सेदारी विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा भागीदारी कही जाएगी, क्योंकि विकसित देशों के पास या उनकी जनसंख्या कम है या उनका क्षेत्र बड़ा है, तो उस हिसाब से उनकी जनसंख्या देख सकते हैं कम है। पिछले 3 दशकों के दौरान आप देखेंगे राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे क्या है बढ़ता गया है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हमने आपको बताया है कि जैसे जैसे लोगों को क्या है शिक्षित हो जाएंगे, लोगों के बीच जैसे सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे साधन हो चुके हैं अब तो लोगों के पास सूचनाएं पहुंचने की। तो इन सूचनाओं के माध्यम से क्या है लोग राजनीतिक दलों के कार्यों की, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य की कोई नीति, कोई कार्य, कोई आलोचना, तो आप देखेंगे आज मल्टीमीडिया इन्हीं से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पे चर्चा आप इनको देख सकते हैं। तो राजनीतिक दलों का अनुपात देख सकते हैं, सदस्यता का अनुपात क्या है, लोगों की भागीदारी बढ़ने लगी है। कारण है कि पिछले आप देखेंगे जो भारत की 10 की जनगणना होती है उस हिसाब से भारत की क्या है धीरे धीरे लिटरेसी रेट बढ़ रही है, लोगों में शिक्षा का अनुपात बढ़ रहा है, युवा पीढ़ी बढ़ रही है। आप देखेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। तो आप देख सकते हैं तो तीन दशकों के दौरान भारत में क्या है राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ने लगा है। आप ये भी देखेंगे भारत में आजकल राजनीतिक में युवाओं की भागीदारी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ते रह गया है, और कि खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वाले का अनुपात उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दिखेगा। कि उत्तर प्रदेश में क्या है थोड़ा सा भाई भतीजावाद ज़्यादा दिखेगा। हमारी मौसी के बाबा के फूफा के जो क्या हैं ये पार्टी के हमारे बाबा हैं। तो आप देखेंगे तो खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस तरीके से बढ़ता है। लेकिन वास्तविकता आप देखेंगे इसके उलट भी है। लेकिन क्या है करीब होते भी हैं, लेकिन अब वर्तमान समय में अब धीरे धीरे लोग राजनीतिक दलों के करीब, उनकी नीति, उनकी आइडियोलॉजी और उनसे बात, डिबेट, चर्चा करने में उनका क्या है लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। इसी संदर्भ में यहाँ ये बात कही गई है कि राजनीतिक दलों का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ा है। लोग अब क्या है राजनीतिक दल को जो कार्यालय है वहाँ जाएंगे, डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, बहुत सारे काम करते हैं। आप इन्हें देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो इसके साथ ही आप इसे भी देख सकते हैं, ये मैप है। तो इसे आप देखेंगे कि ये एक मैप है स्टेट ऑफ जो डेमोक्रेसी ऑफ साउथ एशिया है दिल्ली। तो साउथ एशिया के मैप की एक झलक है, आप देख सकते हैं। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव की बढ़ोतरी हुई है। आपने किसी पार्टी को जोड़कर देखने वालों की संख्या बताई है। तो आप भारत के संदर्भ में देख सकते हैं भारत में क्या है, भारत में पार्टी सदस्यता बढ़ी हुई है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे कैसे 71 का दौर ट्रेंड देख सकते हैं। फिर कुछ निष्क्रियता आती है, आप देखेंगे फिर क्या है अचानक 99, फिर 2000, फिर देखते हैं धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आज 2021 का दौर चल रहा है। तो आप इसे देख सकते हैं इस 2021 के संदर्भ में। ठीक, इस 2021 में अब कितनी सदस्यता है आप इसे देख सकते हैं। ये आपके मायने के लिए नहीं है, बस आप इसे ये जानें कि लोग धीरे धीरे क्या है लोगों की पॉलिटिकल लोकतंत्र में विश्वास, लोकतंत्र के प्रति आस्था, लोकतंत्र में डिबेट और लोकतंत्र में क्या है वाद विवाद और डिबेट में चर्चा या हिस्सेदारी करने लगे हैं। इसलिए लोग राजनीतिक दलों के करीब जाने लगे हैं, उनसे बात करने लगे हैं, उनसे अपने मुद्दों पे बात करते हैं, धर्म वो देश के मुद्दों पे बात करते हैं, ठीक है, समाज के मुद्दों पे बात करने लगे हैं। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में लोगों की पार्टी में भागीदारी बढ़ने लगी है। वो चाहे कोई भी पार्टी हो, आप देख सकते हैं, आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति आता है, आप कहते हैं कि ये, तो शायद आप भी उससे कुछ सवाल जवाब करने के लिए सक्षम है, कर सकते हैं। आप खुद से भी इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। विभिन्न दलों की सदस्यता दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। तो आप देखेंगे विभिन्न दलों की जो संख्या है दक्षिण एशिया में शेष विश्व से। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाए, पीटी में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इसे देखेंगे इस संदर्भ में। देख रहे हैं इस क्वेश्चन में आप क्या होगा कि विभिन्न दलों की सदस्यता
सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में जो है क्या होगा, शेष विश्व की अपेक्षा बढ़ती जा रही है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे कभी पीटी में पूछा जाए तो आप इसे बेधड़क मानिएगा कि शेष विश्व में दक्षिण एशिया में कहीं ज़्यादा है। दक्षिण एशिया में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, जो भी है देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा दल हैं। तो खासकर भारत के संदर्भ में, विश्व के अन्य देशों में भी देखा गया है, पार्टियों की सदस्य संख्या बताई गई इतने इतने हैं। भारत में आप देख सकते हैं कि तो आप इसे देख सकते हैं। अगर भारत में अन्य पार्टियों का ब्यौरा देखना है तो आप और भी देख सकते हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आप देख सकेंगे कि दक्षिण एशिया में क्या पूरा भरोसा कम भरोसा, ये एक एनालिसिस रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है आपसे। तो दक्षिण एशिया में क्या है, बहुत कुछ लोग हैं, मतलब कुछ लोगों की पूरा भरोसा है राजनीतिक दलों पर, लोगों को कुछ भरोसा है, बहुत भरोसा है, एकदम भरोसा नहीं। तो आप देखेंगे या नहीं जानते। तो 20% लोग उस समय के दौर में जो राजनीतिक दलों के बारे में नहीं भी जानते थे। कौन है राजनीतिक दल, देश कैसे चलता है, देश की राजधानी क्या है, देश के प्रधानमंत्री कौन है, देश के राष्ट्रपति कौन है, आप चल के पूछ लीजिए। अभी भारत में भी तो बहुत से कम लोग होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद अभी नहीं बता पाएंगे। तो आप देखेंगे कि उनमें क्या है, पॉलिटिकल निष्क्रियता का दौर है। वो शायद पॉलिटिकल को शायद बिल्कुल हेट या कहते हैं आई हाई हेट ही पॉलिटिक्स। तो देखते हैं बच्चों में आजकल ये आम ट्रेंड है। तो देखते हैं तो 27% के रूप में देखेंगे कि 27% कनाडावासी मानते हैं कि लिबरल्स का सत्ता में होना चाहिए। एक एनालिसिस है, रिसर्च बेस्ड है कि 27% लोग, एक लिबरल्स पार्टी है कनाडा की, वो कहते हैं कि इनको लिबरल्स पार्टी को आना चाहिए। और 35% कनाडावासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टीज को सत्ता में होना चाहिए। कारण उस समय का एनालिसिस है, हो सकता है लिबरल पार्टी सत्ता में हो और विपक्ष में उस समय कंजर्वेटिव पार्टी हो, और सत्ता पक्ष में बैठे लिबरल्स ने क्या हुआ, कुछ ऐसी काम किए हों जो वहाँ की जनता ने एक्सेप्ट ना की हो, इसलिए कंजर्वेटिव का क्या है एनालिसिस में ट्रेंड बढ़ा। तो आप देखेंगे और 98% कनाडावासी मानते हैं, कनाडावासी कि राजनेताओं को एक बहुत बड़े कार की डिक्की में बंद करके उसे नियाग्रा जलप्रपात में फेंक देना चाहिए। तो क्वेश्चन है आपसे कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है। ठीक है, पीटी में पूछा जाता है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है। तो कहते हैं 98% कनाडावासी कि सभी राजनेताओं को एक बहुत बड़े कार की डिब्बा बनाना चाहिए या उसमें क्या बंद करना चाहिए और नियाग्रा जलप्रपात में ले जाकर छोड़ देना चाहिए कि जाइए आप देश के लिए उपयुक्त नहीं हैं, हम आपको अपने देश से निकालते हैं, आप जलमग्न हो जाइए। तो देख सकते हैं कनाडावासी। तो इस तरीके से एनालिसिस है कि आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरा भरोसा कम भरोसा आई हेट पॉलिटिक्स वालों में। तो देख सकते हैं 98% लोग हैं। तो आप इन्हें देखेंगे वो नियाग्रा जलप्रपात जाके उनको मतलब कहते हैं कि चलिए आपको घुमा लाएं, वहीं पे छोड़ाते हैं। जैसे हिटलर को क्या वो तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कि क्या कार्टून पिछले पन्ने में दिए गए आंकड़ों के ग्राफ से मेल खाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उससे मेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल। ठीक है, आपने राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय दलों का निर्माण कैसे होता है, एक राज्य स्तरीय दल का राष्ट्रीय दल के रूप में कैसे फॉर्मेशन होता है। तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे। पहले हम कुछ चीज़ों को समझें कि विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में, जहाँ संघीय व्यवस्था है, आप देखेंगे भारत में भी कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है वैसे, लेकिन लक्षण क्या है संघ वाले हैं। आप देखेंगे आर्टिकल 1 को पढ़ेंगे तो लोकतंत्र में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। आपको पता है कि 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। संघीय इकाइयों में सिर्फ इन्हें एक इकाई के रूप में अस्तित्व में रखने वाले दल, या उनकी या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। तो आप देख सकते हैं संघ की इकाई मतलब केंद्र और राज्य के संदर्भ में है। संघ की इकाई मतलब है कि एक केंद्र है, एक राज्य है। तो किस तरीके से उनका कहाँ अस्तित्व है। तो विश्व में जहाँ संघीय व्यवस्था है वहाँ लोकतंत्र में 2 तरीके के राजनीतिक दल होते हैं। चाहे ब्रिटेन चली जाइए, हालांकि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है लेकिन 2 दलीय व्यवस्था वहाँ भी है। आप देख जाइए कनाडा जाएंगे तो वहाँ भी क्या है, कहीं ना कहीं आपको 2 दलीय व्यवस्था है, लेकिन अन्य दलों भी हैं। साथ आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 2 दलीय व्यवस्था मिलेगी, लेकिन अन्य दल लोग भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन क्या है या तो वो किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं या फिर निर्दलीय जुड़ते हैं धीरे धीरे। तो आप देखेंगे संघीय इकाइयों में से एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल, एक इकाई मतलब केंद्र के संदर्भ में या राज्य के संदर्भ में, और या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। तो आप देखेंगे एक इकाई मतलब ये संघ है पूरा,
ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, संघ है। इस संघ में आप देखेंगे ये बहुत सारे क्या हैं, फुटबॉल की तरह अगर इसे बनाना चाहें तो आप इसे देख सकते हैं फुटबॉल की तरह, ठीक है। और इसके साथ ही आप देखेंगे इसी फुटबॉल में आप इधर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से काम होते रहेंगे, तो इन्हें देखा जाएगा। तो आप इसकी एक इकाई को मान लें या पूरे संघ को एक मान लें, ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, याद रखिएगा। तो संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल, मतलब संघ में भी है और राज्यों में भी उनका अस्तित्व है, या एक इकाई। तो आप देख सकते हैं किसी एक इकाई में मतलब एक यूनिट में बैठा है, किसी एक राज्य में उनका अस्तित्व है। भारत में ऐसी व्यवस्था आपको खूब दिखाई पड़ेगी कि या तो वो एक इकाई मतलब पूरे संघ में भी हैं या किसी राज्य में भी हैं, संघ के साथ साथ राज्य में भी हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं, संघ के साथ राज्य में किस तरीके से इनका निर्माण हुआ है, आप इनको भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल या अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दलों की बात हो रही है। भारत में भी यही स्थिति है, जैसा हमने आपको बताया है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हैं। आप देखेंगे राष्ट्रीय, अगर दोनों का नाम लिया जाए, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, नियर अबाउट भारत के हर राज्य में क्या है, इनका कैडर है। आप देखेंगे भले ही कुछ राज्यों में क्या है, किसी की सरकार ना बनती हो, लेकिन उनका कैडर है, पार्टी चुनाव लड़ती है पूरे राज्यों में। आप देखेंगे इन दलों की विभिन्न राज्य इकाइयाँ भी हैं। तो आप देखेंगे जो राष्ट्रीय दल होते हैं, इनकी राज्य दल के रूप में, यूनिट के रूप में काम भी करती हैं। आप देखेंगे कुल मिलाकर देखें तो सारी इकाइयाँ राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाले नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों पर ही मानती हैं। तो राष्ट्रीय स्तर की जो नीतियाँ हैं, आप देखेंगी सभी इकाइयाँ, मतलब चाहे राज्य स्तरीय पार्टी दल हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, सभी क्या करेंगी, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जो नीतियाँ हैं, तो राज्य की कोई पार्टी है वो भी राष्ट्रीय स्तर की नीतियों पर चर्चा करेगी कि केंद्र सरकार आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रही है, आप केंद्र सरकार को वोट मत दें, ठीक है। राज्य सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो ये कौन बोलेगा, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी सेंट्रल में भी बोलेंगे कि इस राज्य के नेता कैसे काम कर रहे हैं, पार्टी के रूप में देखेंगे। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं उस राज्य की पार्टी कैडर के रूप में वहाँ जाके प्रचार प्रसार भी करेंगे। कार्यक्रमों, रणनीतियों को भी वो क्या करेंगे, मानती हैं कैसे रणनीति बनाई जाए। तो आप आगे देखेंगे देश की हर पार्टी को क्या है, देश की हर पार्टी को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराना होता है, पड़ता है, आप ये भी देख सकते हैं। और साथ में आप देखेंगे कि आयोग सभी दलों को समान मानता है। यह सब बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। तो आप ये भी देखते हैं कि देश की हर पार्टी को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आप देखेंगे कि देश की हर पार्टी को चुनाव आयोग में है, चुनाव आयोग आपको किस आर्टिकल में है देख सकते हैं। तो आप इससे देखेंगे पंजीकरण कराना होता है, चुनाव आयोग ही इन्हें क्या करेगा, एक सिंबल प्रदान करेगा। और यह बड़े और स्थापित दलों की कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह आप देखेंगे चुनाव दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। तो आप देखेंगे चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार, मतलब या तो पार्टी का जो प्रधान नेता है वो, या पार्टी का एक सिंबल है जो पार्टी की सदस्यता के साथ साथ जब पार्टी प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में अपने कैंडिडेट उतारेगी, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि उतारेगी, तो उन्हें वो अपना सिंबल देते हैं कि आप इस चुनाव चिन्ह के नीचे आप पार्टी चुनाव लड़िए, आप मेरी पार्टी और इस चुनाव चिन्ह के आगे नीचे। तो आप देखेंगे विशेषाधिकार के रूप में बात हो रही है कि विशेषाधिकार कुछ अन्य लाभ वाले पाने वाली पार्टियों को क्या है, मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग देखेंगे ने स्पष्ट नियम बनाए हुए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। तो देखेंगे मान्यता प्राप्त दल जैसे को क्या है, मान्यता प्राप्त दल में या तो राज्य स्तरीय दल है, ठीक है, या राष्ट्रीय स्तर की दल है। तो आप इन्हें देखेंगे 3 राष्ट्रीय स्तर के दल। तो जब कोई पार्टी क्या करेंगे, राज्य विधानसभाओं के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% मतलब 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता मिल जाती है। तो यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दलों में कोई राज्य स्तर दल का निर्माण या कैसे बनता है। तो चुनाव में क्या होगा, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा में चुनाव लड़ेगी तो
पड़े, जो राज्य में चुनाव कुल पर जो वोट पड़ा हुआ है उसका या तो वो 6% मतलब 6% वोट पाए, ठीक है, राज्य स्तर दल के लिए पहला पॉइंट है, या तो वो 6% वोट उसको मिले जितना पड़ा है, जो मतों का कुल पड़े मतों का, जनसंख्या के नहीं, कुल पड़े मतों का, याद रखिएगा ये पॉइंट। और 6 आप इसके आगे देखेंगे कि उससे अधिक या उससे अधिक प्राप्त कर ले, और इसके साथ ही प्लस के रूप में आप देखेंगे क्या होगा कि कम से कम 2 सीट पर जीत, तो 2 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, 2 सीटें प्राप्त हुई आपको, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। तो पहला पॉइंट है कि राज्य स्तरीय दल का निर्माण हुआ है किस तरह पे कि जो राज्य की जितने वोट हैं, वोटिंग हुई तो कुल पड़े मतों का जो वोटिंग हुई उसका 6% वोट पाया, प्लस 2 सीटें दर्ज कर 2 सीटें जीते, तो उसे राज्य स्तर का दर्जा मिल जाएगा उस पार्टी को, ये राज्य स्तरीय पार्टी है। तो आप देखेंगे इसके साथ अगर दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट के रूप में देखेंगे, अगर कोई दल उसी संदर्भ में है लोकसभा के चुनाव में, ठीक है, राज्यसभा के चुनाव के बाद, वो विधानसभा चुनाव के बाद आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में पड़े कुल वोट, ठीक है, टोटल वोट के रूप में का, अथवा 4 राज्यों की विधानसभाएं, ठीक है, या तो लोकसभा की प्राप्त हुई हो, तो आप देखेंगे इस संदर्भ में किस तरीके से बात हो रही है, या तो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में पड़े कुल वोट के संदर्भ में, अथवा, ठीक है, या क्या होगा 4 विधानसभाएं, विधानसभाओं के रूप में देखेंगे पड़े कुल वोटों का, देख सकते हैं कि इन या इनके क्या होगा, कुल पड़े 6% वोटिंग के लिए प्राप्त हुई हो, ठीक है, हासिल करता, और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर क्या मिलेगी, जीत दर्ज की हो, ठीक है, दूसरी हो, और के साथ है तो आप देखेंगे, और प्लस है तो आप दूसरे स्तर के रूप में देखेंगे, जो लोकसभा के चुनाव में क्या होगा, लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीट, ठीक है, 4 सीटें प्राप्त हुई हैं, तो आप देखेंगे 6% पड़े कुल वोटों का, याद रखिएगा, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय दल, तो इसे राष्ट्रीय दल के रूप में देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय दल के रूप में क्या है, लोकसभा या 4 विधानसभाओं में उसे क्या है, कुल पड़े वोटों का 6% मिल जाए, या लोकसभा में 4 सीटें, ठीक है, प्लस है, सॉरी प्लस, इसके साथ प्लस व्यवस्था चलेगी या नहीं चलेगा, तो प्लस लोकसभा में 4 सीटें उसे दर्ज की हों, तो इसे हम राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल सकती है। तो इस तरीके से देखेंगे, इसी वर्गीकरण के हिसाब से 2006 में देखेंगे, इसी हिसाब से आप देखेंगे 2006 में देश में 6 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होते थे, तो आप देखेंगे 2010 हिसाब से 2006 में देश में क्या है, 6 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानें। तो छोड़िए इसको, हम बात करेंगे ये आपसे अलग से निकाला है आपके लिए। तो देखेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता के लिए शर्तें, आपको नया इंटरनेट से सर्च करके निकाला है। तो आपको बताया था कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी जब वह इन अर्थों, मतलब ये योग्यताएं हैं। तो आप देखेंगे पूरा करता, पहले क्या बताया था कि लोकसभा के चुनाव में कुल जो है लोकसभा सीटों की 2% 11 सीटों पर जीत हासिल की हो, ठीक है, तथा ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में प्राप्त हो। तो देख सकते हैं वो एनसीईआरटी की भाषा है, ये नए दल निकाले हैं कि लोकसभा के चुनाव में क्या है, कुल लोकसभा की अगर 2% वोट पाए हों, 2% सीटें प्राप्त की हों, तब भी सीधे वो पाएगा। वहाँ लिखा था प्लस के रूप में। तो या तो एक और पॉइंट बताया क्योंकि एनसीईआरटी ने आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, तो इस चीज़ ये भी सही है, याद रखिएगा, ये गलत नहीं है। इसके साथ ये अलग से भी बता रहे हैं। तो देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में कुल सीटों की 2% मतलब 11 सीटों पर सीधे अगर कोई पार्टी जीत दर्ज करे, और ये सीटें वो अलग अलग 3 राज्यों में, ठीक है, अलग अलग 3 राज्यों में एक काम करे, ये 11 सीटें वो अलग 3 राज्यों में जीत लें, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 3 राज्य हैं, तो यहाँ ये 11 सीटें अलग अलग जीत लें, ठीक है।
तो तब भी उसे क्या होगा, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलेगी। दूसरा हमने आपको ये पॉइंट बता चुके हैं, लोकसभा राज्य विधानसभा में 4 अलग अलग राज्यों के कुल वैध मतों का 6, ठीक है, कुल वैध मतों का मतलब कुल पड़े मतों का तो 6% मत प्राप्त करें, तथा इसके साथ प्लस सिस्टम है, अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटें दर्ज करें। तो ये पॉइंट एनसीईआरटी ने आपको नहीं दिखाया था, याद रखिएगा। और ये सभी पीटी में भी पूछे जाते हैं। यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में क्या करेंगे, ये में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करे, तो वही चीज़ है, आप देखेंगे यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले, तो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस नहीं किया था किसमें, एनसीईआरटी के रूप में। तो इसे भी देखेंगे, इन आधारों पर ही आप देखेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी ने मात्र इस पॉइंट को दिखाया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक। बाकी आप इसे देख सकते हैं और इसे देख सकते हैं कि पहले ये 2% वोट लोकसभा में प्राप्त कर ले 3 अलग अलग राज्यों में, मतलब 11 सीट टोटल का, और फिर क्या है 4 लोकसभा राज्य विधानसभा में 4 अलग अलग राज्यों में क्या है कुल पड़े वैध मतलब कुल पड़े वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर ले, अथवा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटें दर्ज करे। इसके बाद कहते हैं यदि कोई दल करेगा, दल 4 या इससे अधिक क्या करेंगे राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करे, तो इस रूप में देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय दलों के रूप में भारत में कौन कौन से दल हैं, देख सकते हैं, स्थिति बनती बिगड़ती रहती है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय दलों की मान्यता खत्म, कभी कम हो जाती, कभी किसी दल को मिल जाता है, कोई हट जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग इसका निर्धारण करता है कि इन्हें कितने राज्यों में अभी इनका प्रतिनिधित्व है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आप देख सकते हैं, भारतीय कांग्रेस पार्टी, तो आप देखेंगे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है इसे। यह दुनिया की सबसे पुराने दलों में गठित है। आपको पता है कब गठित हुआ था, 1885 में गठित हुआ था। किसने गठित किया था, कौन सचिव थे, कौन सा अध्यक्ष थे पहले, ये सभी आपको पता होना चाहिए। दल में कई बार विभाजन भी हुए हैं, आप देखेंगे तो 1967 में आप देखेंगे कांग्रेस का पहला विभाजन होता है। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय, और यहीं से आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों की स्थिति में उभार आना शुरू हो जाता है। लोगों को लगने लगा कि हम नई पार्टी बना के भी राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कई सारे राज्यों में आज राष्ट्रीय दलों ने अपनी मान्यता खो दी है। आज वो क्या है, राज्य स्तरीय दल वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो देखेंगे राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अनेक दशकों इनके प्रमुख भूमिका निभाई हुई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में क्या हुआ था, इस दल ने भारत को एक क्या किया, तो कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में ऐसा बोला जाता है कि एनसीईआरटी लिख रही है कि जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था कि भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया है। ऐसा देख सकते हैं 1971 का दौर आएगा तो लगातार, और इसके बाद 80 से और 89 तक इसने देश पर शासन किया। तो आप देखेंगे कि 1971 तक लगातार आप देखेंगे, ठीक है। फिर 1980 से 89 तक इन्होंने शासन किया है, फिर धीरे धीरे ब्रेक होने लगा और अब लंबा ब्रेक होने लगे हैं। तो आप देखेंगे और 89 के दौर में आप देखेंगे के बाद इस दल के जन समर्थन में कमी आई, और यह भी पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए हैं। आप इन्हें देख सकते हैं कि 89 के दौर में 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में अब कमी आई। अभी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए हैं। तो कैसे कैसे 89 के बाद धीरे धीरे जन समर्थन में कांग्रेस में कमी आती है, देश समाज वर्गों पर अभी ये अपना आधार बनाए हुए हैं। अभी भी ये क्या है, हर पार्टी अपने राज्य स्तर में और सेंट्रल लेवल पर क्या चुनाव लड़ती है। वैचारिक रुझानों में आप देखेंगे मध्यम मार्गी मार्ग आप देखेंगे इनका, तो मध्यम मार्गी, ना वामपंथी है ना दक्षिणपंथी है, कौन, कांग्रेस पार्टी के रूप में। तो ये मध्यम मार्गी विचारधारा है कहीं ना कहीं, तो इसे देख सकते हैं। इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया हो। इन्होंने किसी खास वर्ग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आप को क्या किया,
लोगों के बीच जोड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं किससे, अल्पसंख्यक समुदायों की तरफ इनका ध्यान गया है। और आप देखेंगे कमज़ोर वर्गों के रूप में इनका मुख्य एजेंडा बनाया। यह दल नई आर्थिक नीतियों का भी समर्थक है। आप इसे जानते हैं, हम लोग ये राजनीतिक दल के बारे में पढ़ रहे हैं। साथ ही आप देखें हैं इस बात को लेकर भी सचेत हैं कि इन नीतियों का गरीब या कमज़ोर वर्गों पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी सरकार, जैसे अभी कांग्रेस क्या है, विपक्ष में है, विपक्ष है या नहीं है ये बात की चर्चा है, लेकिन विपक्ष में है। तो आप देखेंगे विपक्ष के होने के नाते वो सरकार की नीतियों की आलोचना करती है, जनता के बीच कहती है कि ये कमज़ोर वर्गों का नुकसान करेगी ये पॉलिसी। जैसे अभी किसान आंदोलन को देख सकते हैं, बहुत सारी नीतियों को, भले ही उसमें खराबी हो या ना हो अलग बात है। आप देखेंगे 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में 145 सीटें जीतकर भारतीय कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी दल की पार्टी के रूप में उभरी, 2004 के रूप में है। तो आप देखेंगे अभी, और देखेंगे 2004 के बाद क्या है, लगभग 2014-13 तक शासन किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे 2004 में एनडीए गवर्नमेंट इंडिया साइनिंग का नारा लेके आते हैं। ठीक है, तो लेकिन फेल होता है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद कांग्रेस सरकार वापस आती है, फिर रिकाल कांग्रेस। तो आप देखेंगे कांग्रेस का मतलब है यूपीए गवर्नमेंट, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो आप देखेंगे अभी केंद्र में शासन करने वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। तो इसी का नाम है संयुक्त, इसी कह सकते हैं यूपीए। ठीक है, आप देखेंगे इस संदर्भ में। अब हम बात करेंगे आपको भारतीय जनता पार्टी। तो आप देखेंगे पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके 1980 में, तो जनसंघ कब गठित हुआ था, पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यह पार्टी बनी भारत को प्राचीन संस्कृति और मूल्यों पर प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने के लक्ष्यों को लेकर आई है। भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रवादी को लेकर ये पार्टी क्या करती है, लोगों के बीच प्रचार प्रसार करती है। ठीक है, आप देखेंगे कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को नहीं खो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, तो इसी को लेकर वो काम भी करती है। तो प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य है इनका। तो देख सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम सरकार भी है, इनका लक्ष्य पूरा होता है कि नहीं। तो भारतीय राष्ट्रवाद देखेंगे, तो भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आप देखेंगे, इनकी जो भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा है उसी में इम्प्लिसिट है भारतीय राष्ट्रवाद, और राजनीति की जो इनकी अवधारणा है इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मतलब हिंदुत्व का मुद्दा इसमें जुड़ा हुआ है। किसमें, भारतीय राष्ट्रवाद में भी आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति में इनकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे इसे हिंदुत्व कह सकते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मतलब हिंदुत्व को एक प्रमुख तत्व है इनका, मतलब ये मात्र एक तत्व है, अन्य भी तत्व हैं। देख सकते हैं कि पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं अभी जो पिछली गवर्नमेंट ने, वर्तमान गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर को वहाँ की शासन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो आप देखेंगे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, तो देख सकते हैं कि वहाँ की शासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए कहीं ना कहीं, तो यह देश में कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के हित में भी था। और देख सकते हैं कि ये देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए, क्योंकि इस तरीके से क्या होता था, लोग पहले पार्टी या आप देखेंगे जातिवाद के, धर्म के नाम पर क्या था, उस वहाँ की जो पार्टियां थीं वो भी इमोशनल अत्याचार करती थी सरकारों पर या संघ पर या केंद्र पर, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसी इमोशनल में, डर की वजह से कि हम पाकिस्तान का समर्थन कर देंगे, इसका समर्थन कर देंगे, कहीं ना कहीं उसकी नीतियों में बदलाव आया और वर्तमान सरकार ने उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिया है राज्य स्तर से, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा था, विशेष क्योंकि भारत का एक संविधान था, मात्र जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जिसका अपना संविधान था, आप देख सकते हैं। और उसी संविधान के आधार पर यह था कि हमारा कोई भी अगर बिल पास होगा तो हमारे संविधान से भी पास होना चाहिए। तो कुछ जब जम्मू कश्मीर बना, जब आप देख सकते हैं, तो उस समय कुछ इनको विशेष रियायतें दी गई थी, उसी रियायतों पर ये बार बार क्या करते थे, एक इमोशनल अत्याचार सरकार पर करते रहे आए हैं पिछले कई सालों से। तो वर्तमान सरकार ने इसको क्या किया, फाइनली फीता काटा और नया केंद्र शासित प्रदेश सामने आया। तो देखेंगे यह देश में रहने वाले
सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण पर लोग जो है लगाने के पक्ष में है। 90 का दौर आएगा तो 90 के दौर में देखेंगे देश में इसके समर्थन के आधार पर काफ़ी व्यापक जो आधार पर लोगों को समर्थन मिला। तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे कि राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, क्षेत्रीय दल थे, वहाँ की जो लोगों का समर्थन प्राप्त था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान कश्मीर, क्योंकि जब कबायली कश्मीरों का आक्रमण होता है तो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा आज भी क्या है ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के हिस्से में है। आज भी उसकी कुछ सीटें जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों में देखे जाएंगे तो वहाँ खाली पड़ी हुई हैं कि कभी हमें ये हिस्सा मिलेगा और हम इसमें यहाँ से जनता वोट करेगी। लेकिन अब सारी संभावना नगण्य हो चुकी है। भारत भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को अब स्वीकार करने लगी है कि हम जो है LOC लाइन पर ही बात स्वीकार कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये विदेश नीति का हिस्सा है। तो आप देखेंगे कि यह देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की बात धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। तो बीजेपी ने क्या है एक सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता, अभी हालांकि यूनिफाइड सिविल कोड आया नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। वर्तमान सरकार अपने अगले चुनावी मुद्दे तक आते आते क्या होगा धर्मों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात उभार के सामने ले आ सकते हैं। और 90 के दशक में आप देखेंगे इसमें धीरे धीरे कैसे कैसे काम हुआ। जब पार्टी फॉर्मेशन हुआ था उस समय से ही ये इनकी हिंदुत्व का मुद्दा था। ये बात अलग है कि वर्तमान सरकार ने इस पर बहुत सारी चीज़ों पर क्या है अलग ढंग से काम किया हुआ है। तो इसे भी देखेंगे। तो केंद्र सरकार ने वर्तमान में आपको बताया कि राज्य क्या किया, जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में कन्वर्ट कर दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों राज्यों में आप देखेंगे कि जो है अब सेंट्रल ऑक्युपाइड आप देखेंगे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में आ गया। कुछ विशेष नीतियाँ हो गई। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था उसको ख़त्म कर दिया गया है। एक नागरिकता दे दी गई है, यहाँ के लोग वहाँ भी अब जाके रह सकते हैं। तो इसे काफ़ी हद तक क्या मिलेगा, लोगों को आने जाने में आसानी होगी। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी बात करेंगे, शहरी इलाकों में सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने कांग्रेस की बात नहीं भाजपा की पार्टी की बात कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो आप देखेंगे इस पार्टी ने इस दशक में क्या दक्षिण और पूर्वोत्तर और इस देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं क्या है पार्टी की जो विचारधारा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे है। कहीं ना कहीं क्या है लोगों के बीच कहीं ना कहीं बिजनेस या व्यापार पे या कैपिटलिस्ट पूंजीवादी पार्टी है कह सकते हैं इसे। तो पूंजीवादी लोगों के हितों का ध्यान रखती है। आप देख सकते हैं वर्तमान सरकार के आसपास पूंजीवादी लोग ही घूमते नजर आएंगे। आप इसे अन्यथा ना लें, एकदम वास्तविकता है ये। तो देखें कि राष्ट्रीय जो जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई थी और गठबंधन में कई प्रांतीय और क्षेत्रीय दल शामिल थे। पहली बार जब पार्टी आई तो जनतांत्रिक गठबंधन एक बना। उस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की भी रोल आई। तो 98 में देख सकते हैं सत्ता में आई थी। 98 के बाद लगातार 98, 99 फिर आप देख सकते हैं कई बार सरकार बनी। 2004 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई। लोकसभा विपक्षी दल के रूप में है, इसे देख सकते हैं। अब आप इन्हें देख सकते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के रूप में। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के रूप में देखेंगे तो स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में इस पार्टी का गठन किया गया था देखेंगे। और बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, इसके लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है इस पार्टी को। क्योंकि आप किसी खास वर्ग, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इनकी जो पार्टी होगी, इस पार्टी के जो मुख्य एजेंडा होगा, मुख्य पत्र होगा, इनमें इनका खास ध्यान होगा समाज के पिछड़े वर्ग, मतलब सभी लोगों को देख सकते हैं। इसी तरीके से आप जाएंगे चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो उन्होंने लिखा है कि अल्पसंख्यक, कमज़ोर, पिछड़े या अन्य इलाकों को, तो देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इन्हीं लोगों का हित रखते हैं। सभी एक पार्टी सभी लोगों का क्या रहता है
एक सरकार बनाने के साथ, और सरकार में सभी लोगों की भागीदारी का ध्यान रखती है। तो आप देखेंगे इसी तरीके से बीजेपी के संदर्भ में देखेंगे। वैसे तो बीजेपी क्या है, एक कैपिटलिस्ट पार्टी है, शहरी पार्टी है, उत्तर और पश्चिमी शहरी इलाकों की बात आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। सिमटी रहने वाली पार्टी थी, लेकिन पार्टी ने धीरे धीरे क्या किया, दक्षिण में गई, पूर्वोत्तर गई, ग्रामीण इलाकों में गई, ठीक है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना जनाधार बढ़ाया लोगों के बीच, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, वेलफेयर स्टेट की संकल्पना को इन्होंने भी स्वीकार किया। लोगों की आप देख सकते हैं पॉलिसी के लिए काम, लोगों को कल्याण के लिए काम किए, आप बहुत सारे हितों में काम किए हैं। तो इसी तरीके से हम अन्य पार्टी की बात कर रहे हैं, तो पार्टी साहू महाराज, आप देख सकते हैं पार्टी क्या करेगी, साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी, नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की और शिक्षाओं की प्रेरणा लेती है। जो इनकी पार्टी की विचारधारा गठित की गई थी, इसमें किन किन चीज़ों का लेती है, तो इन्होंने कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का भी हिस्सा रहे हैं। तो साहू महाराज आप देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन पीटी में पूछे जाएंगे कि ये कौन थे, इन्होंने क्या कार्य किए हैं, इनके बारे में कुछ आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि रामास्वामी नायकर कौन थे, पेरियार रामास्वामी कौन थे, और महात्मा फूले कौन थे, साहू महाराज कौन थे, इनकी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये काम आगे आएगा। तो हम बात कर रहे हैं दलितों और कमज़ोर वर्गों के लोगों के कल्याण और इनको हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है। तो आप देखेंगे कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा इनका जनाधार बना, तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने अपना स्थान बनाया। पर मध्य प्रदेश आप देखेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में भी ये पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। आज अब क्या है, धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बीजेपी बीएसपी को बोला जाता है। साथ ही आप देखेंगे अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर उत्तर प्रदेश में 3 बार इनकी सरकार बन चुकी है। इस दल को 2004 में लोकसभा के चुनाव में 5% वोट और 19 सीटें प्राप्त हुई हैं। हम बात कर रहे हैं, इन चीज़ों पे ना जाएं आप, आगे बात करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है, CPI यम का मतलब मार्क्सवादी, ठीक है, CPI बनी है, तो आप देखेंगे मार्क्सवादी, तो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, 1964 में स्थापित होती है। मार्क्सवाद और लेनिनवाद में आस्था रखते हैं ये, ठीक है, और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के ये समर्थक हैं। और आप ये भी देखेंगे कि साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी हैं ये, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे साम्यवाद कहीं का भी हो, तो साम्राज्यवाद सांप्रदायिकता के लिए साम्यवाद गठित होता है। आप देखेंगे रशिया में जो जार का शासन होता है, कहीं ना कहीं लेनिनवाद या मार्क्सवाद की विचारधारा से ही धराशायी किया जाता है। हम बात करेंगे, यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करती है, का लक्ष्य पाने के साधने में लोकतांत्रिक चुनाव को, ठीक है, सहायक और उपयोगी मानती है। तो आप देखेंगे इनकी विचारधारा का क्या है, सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं ये, कहीं ना कहीं बंटवारे की बात कर रहे हैं। समाजी लोगों में क्या है, जो साम्यवाद और मार्क्सवाद की एक बंटवारा चलता है कि कैसे लोगों का बंटवारा होगा। तो देखेंगे कि पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है इनका। गरीब कारखाना मजदूरों और खेतियार मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है। तो आप देखेंगे यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों का आलोचक है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या है, सेंट्रल या सरकार की ऑक्युपाइड में देश की आर्थिक नीतियां होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जो है ओपन इकोनॉमी की विरोधी है ये पार्टी, कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी पार्टी की विचारधारा ही ऐसी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सामाजिक आर्थिक न्याय कैसे कर पाएंगे, लोगों को, सभी लोगों को समान हित, समान बंटवारा, ठीक है। पहुंच की बात करते हैं, समान पहुंच की, तो पश्चिम बंगाल में लगातार 30 वर्षों तक शासन किया इन्होंने। फिर 2004 के चुनाव आते हैं, तो आप देखेंगे जो है इनका वोट बैंक गिरता है, बाकी आपके काम की चीज़ नहीं है। आप देखेंगे लोकसभा में इन्होंने 43 सीटें हासिल की हैं। पार्टी अभी केंद्र के संप्रसंग, मतलब आप देखें सरकार की बाहर से समर्थन कर रही है और इस सरकार में शामिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि उस समय की 2004 की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, CPI, ठीक है। आप देखेंगे 25 में गठित होती है, गठित हुई मार्क्सवाद लेनिनवाद की विचारधारा से ये भी प्रभावित हैं दोनों ही पार्टियां, ठीक है। एक CPI है, एक CPIM है, याद रखिएगा,
ठीक है, मार्क्सवादी, तो इसे देखेंगे, ये भी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लोकतंत्र में इनकी भी आस्था है, और अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी हैं, ये भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और यह पार्टी देख सकते हैं संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने के एक उपकरण के रूप में मानती है। तो संसदीय लोकतंत्र को किस रूप में मानती है? मजदूर वर्ग, किसान और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण के रूप में मानती है। फिर 64 में इसमें क्या पड़ती है? फूट पड़ती है। तो 64 में कौन सी गठित होती है? भारतीय, आपको बताया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है। आप देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो CPIM की बात हो रही है, CPI है, फिर CPIM की बात है, तो आप इसे देख सकते हैं। दोनों की विचारधारा एक ही पर्सनालिटी से, मार्क्सवाद और लेनिनवाद से कहीं ना कहीं। तो फिर इसके बाद इनका जनाधार धीरे धीरे कहीं ना कहीं, इनकी विचारधारा धीरे धीरे लोग विश्वास कम करे। केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी इनकी ठीक ठाक स्थिति है। बहरहाल आप देखेंगे इनका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया है, और वर्तमान में इनका समर्थन और भी होता चला गया है। आप देखेंगे, हो सकता है आने वाले समय में आप देखेंगे अभी जिस हिसाब से इनकी पॉलिसीज़ है उस हिसाब से क्या है, बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं या तो अपनी पार्टी की विचारधारा में थोड़ा बदलाव करना होगा। जब तो देख सकते हैं कि चुनाव में इसे 1.4% वोट और लोकसभा में 10 सीटें हासिल हैं। आप देखेंगे मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने की पक्षधर है। देख सकते हैं ये कहते हैं कि हम एक वाम मोर्चा बनाएंगे जिसमें सभी वामपंथी दल शामिल हों। कहीं ना कहीं चाइना समर्थित हैं ये, आप देख सकते हैं। और सभी अभी केंद्र की सप्रसंग सरकार भी बाहर से इन्हें समर्थन दे रही है, तो इन्हें उन्होंने दिया और ये उनको दे रहे हैं। तो देख सकते हैं सप्रसंग सरकार को ये भी समर्थन दे रहे हैं। और भारतीय आप देखेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस, तो आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के विभाजन होता है इसमें के बाद 1999 में ये पार्टी बनती है। लोकतंत्र की बात करती है पार्टी, गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, समता की बात करती है, आप देखेंगे सामाजिक न्याय की बात करती है, और आप ये भी देखेंगे संघवाद में भी ये आस्था रखती है। इसके आगे आप देखेंगे पार्टी सरकार के प्रमुख मुद्दों पदों पर सिर्फ भारत में क्या होगी, जन्मे नागरिकों के लिए भी आरक्षित करना चाहती है, आप ये भी देखते हैं। और महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ साथ आप देखेंगे ये मेघालय और मणिपुर, और आगे देखेंगे असम में भी अपनी ताकत बढ़ है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार भी भागीदारी 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की साझेदारी कर रही है। आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पार्टी की जनाधार बना है। आपको इन पार्टियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। अब हम बात करेंगे प्रांतीय दल। तो प्रांतीय दल के बारे में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आई होप हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम बात करेंगे अगले वीडियो में प्रांतीय दल। तो प्रांतीय दलों के निर्माण के बारे में, कैसे बनते हैं दल, ये भी हम हल्की सी चर्चा कर चुके हैं, और हम इसके बारे में भी कुछ हद तक और आगे बात करेंगे। तो राज्य स्तरीय दल किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं ये भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।